समसूत्री विभाजन का महत्व। अब समसूत्री विभाजन जो है हमने देखा था कि यह कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। अतः यह कायिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यानी किसी भी सजीव की वृद्धि जो है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। या कोई भी कोशिका जो नष्ट हो गई है या किसी तरह का आघात पहुंचा है तो उसे पुनः सुधार के लिए वापस वहाँ पर कायिक वृद्धि के लिए जो है समसूत्री विभाजन उन कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा, जब समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में विभाजन होता है तो कोशिकाओं में बाद में विभेदन होने लगता है और विभेदन के फलस्वरूप जो है कोशिका जो है अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। इससे कोशिका की इस विभाजन के द्वारा कोशिका से जो है जीवों में वृद्धि होती है। दूसरा है गुणसूत्रों का समान वितरण। जैसा कि हमने विभाजन के समय देखा था कि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में समान रहती है, यानी 2n मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है तो पुत्री कोशिका में भी विभाजन के फलस्वरूप 2n गुणसूत्र ही रहते हैं, यानी समान गुणसूत्र ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन से बनी पुत्री कोशिका में जब आयतन बढ़ जाता है, ये कोशिका द्रव को पुनः एकत्रित करके आयतन बढ़ा लेती है तो यह कोशिका सक्रिय नहीं रह पाती है। जब तक इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के आयतन का अनुपात जो है समान नहीं रहता है तब यह कोशिका उस विभाजन के लिए तैयार नहीं होती है, सक्रिय नहीं होती है। अतः जो विभाजन के फलस्वरूप कोशिका बनती है वह कोशिका जो है विभेदन के फलस्वरूप स्थायी हो जाती है और स्थायी कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि प्रौढ़ कोशिका जो स्थायी कोशिका हो जाती है, प्रौढ़ कोशिका हो जाती है, उसमें कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, केंद्रक द्रव्य कम हो जाता है और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में जो अनुपात बराबर होना चाहिए वह अनुपात बराबर नहीं होता है, जिससे वह विभाजन के लिए तैयार नहीं होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका में केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का आयतन जो है वो बराबर रहता है, तभी वह विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। तो यानी कि यह कोशिका विभाजन जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोशिका विभाजन कायिक कोशिका में होता है जिससे सजीव की वृद्धि होती है। जब कायिक कोशिका में आयतन बढ़ जाता है या कोशिका द्रव्य का आयतन अधिक हो जाता है तो वह विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, अतः वह कोशिका प्रौढ़ कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, अब आता है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। यह कायिक कोशिका में होता है और यह जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में होने के कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों की संख्या निश्चित बनाए रखने, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखती है। अभी ये अपने अर्धसूत्री विभाजन में देखा था कि यह 2n से n गुणसूत्र बनते हैं पुत्र कोशिका में। तो जनन कोशिकाओं में होता है तो यह मान लीजिए नर युग्मक बना रही है तो वापस मादा युग्मक भी n कोशिका n है और इन दोनों के निषेचन के फलस्वरूप 2n युग्मनज का निर्माण होगा। जो गुणसूत्रों की संख्या क्या आ गई, वापस इसमें 2n आ गई, तो यह
पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान या निश्चित बनाए रखती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें जीन विनिमय होने से आने वाली संतति में आनुवंशिक लक्षणों में भिन्नता प्रकट होती है जो जाति के विकास का आधार है। यानी कि जीन विनिमय अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा था कि जब पैकाइटिन अवस्था आती है तो उस अवस्था में जो है जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे पितृ जो है गुणसूत्र मातृ गुणसूत्र यानी मेल और फीमेल दोनों के गुणसूत्र जो है वो उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, जीन विनिमय होने के कारण उनमें जो उत्पन्न संतति है उनमें कुछ न कुछ लक्षणों में भिन्नता आती है, और यही भिन्नता विकास के लिए आवश्यक है। देन नेक्स्ट है, यह विभाजन द्वारा जीवों में लैंगिक चक्र पूर्ण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट ही बताया था कि यह अर्धसूत्रीय विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। अब जनन कोशिकाओं में होता है तो जनन कोशिकाओं के लिए लैंगिक चक्र जो है वो इस विभाजन के द्वारा पूर्ण होता है। देन नेक्स्ट है बहुगुणिता। बहुगुणिता का मतलब है अलग अलग गुणों वाले विभाजन नहीं होता है। अगर हम माने कि समसूत्रीय विभाजन ही हो, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हो, तो अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, निश्चित नहीं रह पाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और अलग अलग गुणसूत्र संख्या निश्चित नहीं होने पर उनमें जो है अलग अलग गुणों का समावेश होगा, जो जंतुओं में तो संभव है ही नहीं, पादप में जरूर यह संभव हो सकता है। बहुगुणिता का गुण जो है पादपों में संभव हो सकता है, जंतुओं में यह संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो है गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रह पाती है, और लक्षणों में, आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्नता आती है। मेन इसका अर्धसूत्रीय विभाजन का मेन जो है महत्व यह है कि इसके द्वारा मातृ कोशिका से संतति कोशिका बनने में गुणसूत्र n है, किंतु जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n से 2n ही है। वो इस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके 2n युग्मनस बनाते हैं, और यह युग्मनस से जो है लैंगिक चक्र पूर्ण होता है। क्या होता है इससे, लैंगिक चक्र। और इस लैंगिक चक्र से गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, किंतु इनमें जीन विनिमय के द्वारा विभिन्न आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्नताएं आती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समसूत्रीय विभाजन से कायिक वृद्धि होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन से बनने वाली नई संतति में आनुवंशिक विभिन्नता आती है। ठीक है, तो हम अब आगे जो आता है अपना अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन में अंतर, एक पॉइंट और है, लास्ट है, इसको अपन ऐसे ही वर्बली समझेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है करने के लिए दिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए। पहला क्वेश्चन है अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन में अंतर लिखिए। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन को अंतर में अभी आपको समझा रही हूँ, उसको आपको लिखना है। पूरा पढ़ा दिया मैंने, सारी स्टेप्स आपको बता दी है, तो वो आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, अर्धसूत्री प्रथम और द्वितीय का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्धसूत्री प्रथम मैंने आपको बता दिया है, सेकंड आपको मैंने समझा दिया है, और समसूत्री विभाजन आपको समझाया था मैंने। तो इसको आपको अपनी HW कॉपी के अंदर करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का सचित्र अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, और मैं उपयुक्त समय पे आपको
7 दिन 8 दिन बाद इसकी कॉपी HW की कॉपी जो है मैं आपको यहाँ मंगवाऊँगी, ताकि मैं आपको देख सकूँ कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको CW कॉपी के अंदर जो भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं उन्हें नोट करना है, डिक्टेट करना है विद डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। जैसा कि अपन इसी से चलते हैं, समसूत्री विभाजन जो है वह कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो है वह जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहती है, जबकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, जो विभाजन के दौरान पुत्री कोशिका में n रह जाती है। तीसरा विभाजन, समसूत्री विभाजन में जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अवस्थाएं जो है 4 अवस्थाएं होती है, यानी कि विभाजन एक बार ही होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। नेक्स्ट अंतर है, समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था सामान्य अवस्था ही रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रोफेज अवस्था बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया है, जो 5 उप अवस्थाओं में पूर्ण होती है। यहाँ नेक्स्ट है कि प्रोफेज अवस्था में जो है जीन विनिमय नहीं होता है। यहाँ पर जीन विनिमय होता है, काइस्मेटा का निर्माण होता है तथा समजात गुणसूत्र युगली के रूप में रहते हैं, जबकि यहाँ प्रोफेज अवस्था में ऐसा नहीं होता है। देन मेटाफेज में जो है गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जो है जुड़े होते हैं, और जुड़ने में जो इनकी व्यवस्था है वो क्रोमोसोम बिंदु से सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, जबकि ये सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं तथा सेंट्रोमियर मध्य में और क्रोमेटिड दोनों ओर होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो है ध्रुवों की तरफ सेंट्रोमियर होता है तथा क्रोमेटिड जो है वह मध्य प्लेट की तरफ होते हैं। देन नेक्स्ट अंतर, यहाँ पर गुणसूत्रों का विभाजन जो है ध्रुवों की तरफ जब विभाजन होता है गुणसूत्रों का तो सेंट्रोसोम से होता है, जबकि यहाँ पर विभाजन अर्धसूत्री में विभाजन जो है क्रोमेटिड, 2 अलग अलग क्रोमेटिड में विभाजन होता है, यानी समजात गुणसूत्रों की युगली जो है उनमें समजात गुणसूत्रों में विपरीत दोनों जो है दोनों विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं, जबकि ये क्रोमोमियर से अलग होते हैं। देन नेक्स्ट अंतर जो है यहाँ पर आता है लास्ट में, जब टेलोफेज अवस्था आती है तो यहाँ टेलोफेज अवस्था में पुत्री केंद्रक 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है, जिनमें बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, किंतु यहाँ पर टेलोफेज के बाद इंटरफेज अवस्था आती है, जो वापस पुनः अर्धसूत्री विभाजन के लिए सेकंड के लिए तैयार होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें अंतर जो है वो इस प्रकार से हैं। आप अपनी किताब की मदद लेकर के इन अंतरों को पूरा डिटेल से लिखेंगे और HW कॉपी में आप अपना काम पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।